नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। इस मौके को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोलने में लगाया। राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। 52 मिनट तक लगातार राहुल गांधी मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलते रहे। बीजेपी कह रही है कि राहुल के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पूरे देश में अडानी के नाम की चर्चा। राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, एनडीए सरकार पर सीधा सीधा हमला संसद के पटल से बोला। सुनिए आप। पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। और हम आपको बता दें कि जिस समय राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोल रहे थे, तब बीजेपी उन्हें लगातार टोक रही थी। बीजेपी पूछ रही थी कि भाई बिना सबूत के राहुल गांधी ऐसे आरोप कैसे लगा रहे हैं। जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर लीजिए। नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोस्टर और फोटो है सर, उसमें नियम में बहुत नहीं, उनका अच्छा चेहरा सदन ने दिख नियम रहा बनाया है। है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है। अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज बताइए। तो वो आप बता देना। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में
असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको 2-3 इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। तो रूल था, नियम था। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस पे है ये? सर कैसे एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? बोलिए। तो सत्ता और विपक्ष की नोकझोंक संसद के पटल पर कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज राहुल गांधी हमलावर नजर आए। हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर 4 हमारे रिपोर्टर्स फील्ड से जुड़ रहे हैं। विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं, प्रशांत, अंकित गुप्ता और जैनेंद्र कुमार। विकास, आपके साथ में शुरुआत करूंगी। आज राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला, और अडानी, ऐसा नहीं है कि आज अडानी को लेकर पहली बार राहुल गांधी ने हमला बोला। 2014 से अडानी का जिक्र कर मोदी सरकार को घेरते आए हैं राहुल गांधी। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? संसद के भीतर तो हमने देखी, बाहर क्या कह रही है बीजेपी? देखिए, जाहिर तौर पर जो बीजेपी की प्रतिक्रिया है वो अभी बहुत सधी हुई है कि ना तो बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता दिखाना है और ना ही डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि ये एक औद्योगिक घराने से जुड़ा मसला है। जो रिपोर्ट है वो विदेशी एक ऐसी एजेंसी हिंडनबर्ग ने जारी की है जिसका पूर्व का इतिहास है, जो 14 ऐसी उभरती हुई कंपनियों को डेंट करती रही और उसके बाद उनके सस्ते हुए शेयर को खरीद के, और जब वो शेयर महंगे हुए उनको बेचा है, जिससे उसने खासा मुनाफा कमाया है। तो इसके पीछे जो बीजेपी है वो एक बड़े साजिश को देखती है, और साजिश के तहत ही अडानी के ऊपर, उसकी कंपनियों के ऊपर हमला किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, विपक्ष को जब मौका मिलेगा गौतम अडानी और मोदी के रिश्ते दिखाने का और उस पर अडानी की सील लगाने का इस सरकार के ऊपर, तो चूकेगी नहीं, और इसलिए बीजेपी भी सदी हुई प्रतिक्रिया ही देती है। बिल्कुल ठीक है विकास, आप बने रहिए। जैनेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप कांग्रेस कवर करते हैं। अंकित, उसके बाद आपके पास आऊंगी। संसद में आप तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते हैं। जैनेंद्र, कांग्रेस हमलावर है, 2014 से ये सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन आज राहुल गांधी आक्रामक नजर आए। क्या आपको लग रहा है कि 2024 के लिए अभी से अडानी के नाम पर कांग्रेस ने तैयारी कर ली है मोदी सरकार को घेरने की? बिल्कुल, देखिए रणनीति साफ नजर आ रही है कि अडानी का जो मामला है, जिस तरीके से एक रिसर्च रिपोर्ट में आरोप लगे हैं कि फर्जी कंपनियां जो हैं वो अडानी के शेयरों के भाव फर्जी कंपनियों ने बढ़ाए, और वो शेल कंपनियां जिनमें खुद अडानी के रिश्तेदार हैं, इस तरीके का आरोप लगा। उसके बाद गोता लगाया अडानी की कंपनियों ने शेयर बाजार में। इसके बाद से विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया, और राहुल गांधी जो 2014 के बाद से ही लगातार कहते आए हैं कि अडानी को तमाम जो बिजनेस डील्स हैं वो कैसे मिल रहे हैं, आज एक बड़ा मौका राहुल गांधी को मिला, और उन्होंने तमाम बिंदु पर सिलसिलेवार ढंग से ये समझाने की कोशिश की देश को कि कैसे जो व्यक्ति 2014 में दुनिया के 609वें नंबर का अमीर व्यक्ति था, वो कुछ सालों बाद दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति कैसे बन गया। और सीधा आरोप राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लगाया, और यहां तक कह दिया कि जो विदेश नीति है वो अडानी को अमीर बनाने की और उसको मदद करने की नीति है। अब लोगों तक ये बात किस तरह से पहुंची है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि तीर निशाने पर लगा है, और एक तरीके से राहुल गांधी ने विपक्ष के
सबसे बड़े आवाज के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है, जिसने कि अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को तमाम तरीके से घेरा है। अब इंतजार रहेगा कि पीएम क्या जवाब देते हैं। कल का इंतजार रहेगा। और हम बता दें कि राहुल गांधी ने यह कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज किया कि कभी मोदी अडानी के हवाई जहाज में सफर करते थे, आज अडानी प्रधानमंत्री मोदी के जहाज में सफर कर रहे हैं। ये सुन लीजिए आप। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल है। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। और देखिए, राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। रविशंकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं, उन्होंने पलटवार किया आज राहुल गांधी के बयान पर, जिस समय प्रधानमंत्री के ऊपर राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे। रविशंकर का कहना है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में हुआ है। रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि पीएम पर राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में हुआ है। सुन लेते। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। राहुल गांधी ने अभी भाषण दिया है। रविशंकर जी, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उसमें तो आरोपों की झड़ी लगा दी प्रधानमंत्री के खिलाफ। कौन सा जोड़ने गए थे? सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौज करने गए थे। आज उनका पूरा भाषण दुर्भाग्यपूर्ण, नियमों के उल्लंघन में बेबुनियाद आरोप। क्या मतलब है इसका? तब मुझे पीड़ा से बोलना पड़ा, राहुल जी आप तो बेल पर है ना एक भ्रष्टाचार के मामले में। जिनका पूरा परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा रहे, वो इस तरह की बेबुनियाद गाली गलौज तर्कहीन बातें भारत के ईमानदार लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर लगाएं, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। राहुल गांधी से मुझे 3 सवाल पूछना है आपके माध्यम से, और देश के सामने जाना चाहिए। ये बताएं कि एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उनकी सरकार में हुआ कि नहीं हुआ, किसको दिया गया, क्या वो लोग एलिजिबल थे, ये किस रूल की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है, विस्तार होगा, विकास होगा तो नए नए लोगों को अवसर देना पड़ेंगे। उनको क्या मेड इन इंडिया से परेशानी होती है? अगर भारत के लोग सेना का उपकरण बना रहे हैं, आयुध बना रहे हैं, तो क्या परेशानी है भाई? सब बाहर से भी आएगा और बाहर से ही आएगा, ताकि डील हो और कमीशन हो, जो होता रहा है। तो ये सब बंद हो गया है, तो राहुल गांधी के मित्रों को परेशानी है, वही गुस्सा दिखाई पड़ रहा था। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी आक्रामक नजर आए। और आज संसद में बहुत दिलचस्प तस्वीर निकल कर आई। जब विपक्ष हमला बोल रहा था तो कैसे बीजेपी अपने को बचा रही थी और आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। सीधे रुख में करना चाहूंगी मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता का। अंकित गुप्ता, देखिए, जो आरोप विपक्ष को लगाने हैं वो विपक्ष ने लगा दिए, जो राहुल गांधी को कहना था वो उन्होंने कह दिया। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का है संसद को, देश को। ये निश्चित तौर पर कल शाम को प्रधानमंत्री का जवाब आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं क्या उस पर प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं, और उसके बाद में अगले दिन राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। लेकिन शोभना, मैं राहुल गांधी का ये जो पूरा बयान आया है इसको 2 तरह से बताना चाहूंगा। पहला, ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था। कांग्रेस जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार सदन में हंगामा कर रही थी, सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही थी इसी मुद्दे पर। लेकिन आज रणनीति ये बनाई गई कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो राहुल गांधी सामने आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे जो उन्होंने कही भी। वहीं दूसरी तरफ हमको इसको ऐसे भी देखना होगा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला किया है अडानी का नाम लेकर के, वो एक तरह से ये रणनीति भी दिखाता है कि प्रधानमंत्री की छवि, जिसको लेकर के लगातार जो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि देश नहीं दुनिया भर में प्रधानमंत्री की छवि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने वाली रही है, तो राहुल गांधी ने उस छवि पर भी हमला करने की कोशिश की है। और इसी वजह से जो विकास, जिस बात का जिक्र कर रहे थे ना कि बीजेपी सधे हुए तरीके से ही सही, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। जी, मैं प्रशांत का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि राहुल गांधी ने आज ये भी कहा कि मोदी सरकार में अडानी की संपत्ति कैसे कई गुनी हो गई। राहुल ने पूछा प्रधानमंत्री मोदी से अडानी का आखिर क्या रिश्ता है। एक बार फिर सुन लीजिए राहुल गांधी के हमले को। और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए प्लीज। पोस्टर माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसके बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उनके वहां पे उनके पीछे अडानी का लोगो है, अडानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं।
जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। तो राहुल गांधी को हमने आपको सुनवाया। मैं प्रशांत का रुख करना चाहूंगी। तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं। प्रशांत, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या हमले कर रहे हैं, वो लगातार हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो पूरा अडानी का मामला है, इस पर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, जैसा कि विकास भी जिक्र कर रहे थे? जी देखिए, बीजेपी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। विकास ने कहा कि बीजेपी न तो बहुत नज़दीक दिखना चाह रही है और न तो दूरी बनाना चाह रही है। आपने देखा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 2 दिनों पहले मुंबई में ये सवाल पूछा गया अडानी मसले पर, तो उन्होंने कहा कि इसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, ये काम सेबी जैसे रेगुलेटर का है। और उन्होंने कहा कि सेबी इस मामले को देख रही है, क्योंकि शेयर बाज़ार में जो भी घटनाक्रम होता है, शेयर बाज़ार में जो उतार चढ़ाव होता है, उस सब का मामला सेबी के पास होता है और सेबी जैसे रेगुलेटर्स इसको देखते हैं। तो जाहिर तौर पर, लेकिन चूंकि शोभना ये याद रखिए कि राहुल गांधी का जो भाषण है वो अडानी के बहाने सीधा सीधा हमला चूंकि प्रधानमंत्री और उनके दफ्तर पर हुआ है। प्रधानमंत्री पर वो गौतम अडानी को सहायता करने का आरोप लगा रहे हैं, फैसिलिटेट किया ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो ये तय मानिए कि जब प्रधानमंत्री कल करीब शाम को 5 बजे माफ़ करिएगा, प्रधानमंत्री इस पूरी चर्चा जो कल 2 दिनों चर्चा चलेगी उसका जवाब देने वाले हैं, तो उनके केंद्र बिंदु में भी राहुल गांधी के जो ये आरोप हैं वो ज़रूर रहेंगे। प्रधानमंत्री भले गौतम अडानी और इस मामले का सीधा सीधा नाम नहीं भी लें, तो पुरानी चीज़ें ज़रूर खंगाली जाएंगी। कांग्रेस के काल में क्या हुआ और जिस तरह से आज नाम लेकर, देखिए शोभना, संसद में यह परंपरा रही है कि जो उस संसद का सदस्य नहीं है उस हाउस का, उसका नाम ज़्यादातर नहीं लिया जाता है और बचते हैं ऐसा सांसद ऐसा करने से। लेकिन आज तो राहुल गांधी ने झड़ी लगा दी एक तरह से। बिल्कुल और मुझे लग रहा है, बिल्कुल प्रशांत आप ठीक कह रहे हैं कि एकदम खुली लड़ाई आज संसद में देखने को मिली। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का रहेगा। कुदरत का प्रहार, तुर्की में हाहाकार। हर ओर तबाही, सदी की सबसे बड़ी बर्बादी। चीख पुकार के बीच मलबे में जिंदगी की तलाश। तुर्की में हाहाकार, भारत मददगार। तुर्की में तबाही की आंखों देखी, जहां तबाही वहां से एबीपी न्यूज लाइव। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने जो तबाही मचाई है उसमें 5000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस भूकंप के चलते हुए लगभग शहर के शहर जो हैं वो मलबे में तब्दील हो गए हैं। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। अगर आप इस तस्वीर में दूर तक नजर डालेंगे तो कोई भी इमारत आपको सुरक्षित या सही स्थिति में नहीं दिखाई देगी। हजारों लोगों की जान चली गई है, 5000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर मिल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। ये खौफनाक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एबीपी न्यूज का कैमरा भी तुर्किया पहुंच चुका है। हम आपको बता दें कि ये जो तूफान आया है, ये जो कुदरत का कहर आया है, इसके चलते बहुत लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर यह है कि तुर्किया और सीरिया में 5000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। तुर्की में 21,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, कैसे चीख पुकार है जिस समय ये इमारतें भूकंप के चलते गिर रही हैं। लोगों में अफरा तफरी है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। धुएं का, धूल का, बर्फ का गुबार है एक तरीके से। ये देखिए, आप सुनिए इन आवाजों को। Yine sallanıyor bak.
Hala devam ediyor, hala devam ediyor. Gitme. Sallanıyor abi, gitme. Sallanıyor bu taraf. तो इस चीख पुकार को सुनकर आप भी अपने को बेहद मजबूर महसूस कर रहे होंगे। इंसानियत का ये तकाजा है, इन लोगों की जान जा रही है, जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला और पलक झपकते ही ये बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में भूकंप से करीब 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। 6000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 3 एयरपोर्ट्स भी तबाह हो गए हैं। जो रनवे हैं वो उनमें गहरी गहरी दरारें पड़ गई हैं। वो इस लायक नहीं है कि वहां से किसी भी हवाई जहाज को उड़ाया या वहां पे लैंडिंग कराई जा सके। हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये उस समय की तस्वीरें जिस समय भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे, एक के बाद एक इमारतों के गिरने का सिलसिला था। ये देखिए, ये आप देखिए, अंदाजा लगाइए, कारें ऐसे हिल रही हैं जैसे खिलौने वाली कारें हो। ये प्लास्टिक की कारें हो। देने वाली तस्वीरें हैं। तबाही का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं, जब तक लोग कुछ समझ पाते। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में भूकंप से करीब 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। 6000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 3 एयरपोर्ट्स भी तबाह हो गए हैं। जो रनवे हैं वो उनमें गहरी गहरी दरारें पड़ गई हैं। वो इस लायक नहीं है कि वहां से किसी भी हवाई जहाज को उड़ाया या वहां पे लैंडिंग कराई जा सके। हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये उस समय की तस्वीरें जिस समय भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे, एक के बाद एक इमारतों के गिरने का सिलसिला था। ये देखिए, ये आप देखिए, अंदाजा लगाइए, कारें ऐसे हिल रही हैं जैसे खिलौने वाली कारें हो। ये प्लास्टिक की कारें हो। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। तबाही का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं, जब तक लोग कुछ समझ पाते, सोच पाते। इस अलार्म के बजने के बावजूद आप देखेंगे लोग अपनी छतों पे खड़े हुए हैं, लेकिन इमारतें जो हैं वो एक के बाद एक गिरती जा रही हैं, क्योंकि भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। और इस पूरी त्रासदी को आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज़ तुर्की पहुंच चुका है। प्रणय उपाध्याय मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रणय, ये जो तस्वीरें हैं ये डरा देने वाली हैं, और मुझे आपको देख के लग रहा है कि अभी आप एयरपोर्ट से जस्ट बाहर निकले हैं। वहां पर आप लोगों से जब बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं वो?
देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय तुर्की की उस ज़मीन के ऊपर मौजूद हूं जो भूकंप से थर्राई, कई शहर तबाह हो गए, कई जिंदगियां उजड़ गईं। और इस समय इस्तांबुल एयरपोर्ट का ये वो इलाका है जहां मानवीय सहायता के लिए जो तमाम मिशन आ रहे हैं, जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उन तमाम इलाकों के अंदर ये लोग भेजे जा रहे हैं जहाँ पर इस समय मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भारत की टीम अडाना की उस जगह के ऊपर पहुँच चुकी है, भारतीय NDRF की टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर भारत की मदद भी तुर्की के हाथ बटाने के लिए जुट चुकी है यहाँ पर। और साथ ही ये तमाम लोग जो हैं, जो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम लोग वॉलंटियर्स हैं, ये तमाम लोग वो लोग हैं जो कि दुनिया के अलग अलग जगहों से पहुँच रहे हैं, मदद के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन इस समय बाहर मौसम ख़राब है, मौसम का जो पारा है वो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस है और आप अंदाज़ा लगा सकती हैं बाहर बर्फ़ भी है। और साथ ही रिलीफ और रेस्क्यू के ऑपरेशन के अंदर कितनी मुश्किलों का सामना ऐसे में करना पड़ रहा होगा तमाम एजेंसियों को भी। साथ ही सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है इस समय में कि गाजियान्तेप हो, अडाना हो, हाते हो या दायरबकर हो, ये तमाम वो जगहें हैं जहाँ के एयरपोर्ट जो हैं। प्रणय में लगातार यही बता रहे हैं कि अफरा तफरी का माहौल है, मौसम वहां पर बेहद खराब है। तमाम जो बड़े देश हैं उनसे मदद पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारत से भी NDRF की 2 टीमें पहुंच चुकी हैं और पूरी दुनिया इस समय लगी हुई है कि किसी भी तरह तुर्की के इस पूरी त्रासदी में उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके जिनके बचने की कुछ भी उम्मीद बची हुई हो। सदी के सबसे बड़े भूकंप से तुर्की में बड़ी तबाही मची है। 84 देश मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। 14 देशों की रेस्क्यू टीम तुर्की पहुंच चुकी है, बाकी 70 देशों की टीम तुर्की पहुंचने वाली है। तो 84 देशों ने आगे बढ़े हैं, हाथ मिलाया है और तुर्की उनकी रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। मदद के ये हाथ बड़े हैं तुर्की के लिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। मुझे लगता है कि ये तुर्की में जो 1999 के बाद जो भूकंप आया है वो सबसे बड़ा ये भूकंप है। तुर्की और सीरिया में कुल मिलाकर 5000 लोगों की जान जाने की बात की जा रही है और कई इमारतें, 3000 के करीब इमारतें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अभी जितनी डेड बॉडीज रिकवर हो पा रही हैं उन बॉडीज का आंकड़ा सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे अनआइडेंटिफाइड लोग हैं जो इन इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप के बाद कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अभी भी मलबे के नीचे हजारों लोग फंसे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक भूकंप ने सीरिया के 2 करोड़ 30 लाख लोगों को प्रभावित किया है। तुर्की सीरिया में 5300 का ये मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रब, या लतीफ। बेहद दर्दनाक ये तस्वीर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये प्राकृतिक त्रासदी है जिसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। ये देखिए, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो टर्किश भाषा में बोल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आपको अंदाजा लग रहा होगा इन रोते हुए, बिलखते हुए लोगों को देख करके इस समय इन पर क्या गुजर रही है। इनका दर्द आपको समझ में आ रहा होगा और आपके अपने चैनल ABP न्यूज़ की भी यही कोशिश है कि हर तस्वीर हम आप तक पहुँचाएँ। प्रणय उपाध्याय का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रणय, जिसको कहा जाए कि बेहद मजबूर इस समय पूरी दुनिया अपने को महसूस कर रही होगी। हालांकि 84 देशों की तरफ से मदद पहुंच रही है तुर्की में, लेकिन ये एक ऐसा दर्द है जो मुझे लगता है सालों तक तुर्की इससे बाहर नहीं निकल पाएगा।
जाहिर तौर पर आप देखें शोभना, जिस तरीके का भूकंप आया है, खास तौर पर जो मध्य तुर्की का इलाका है और दक्षिण पश्चिम तुर्की का इलाका है, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है। और इस ऐसे में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जब प्राथमिकता हो, उस समय सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि मदद उन लोगों तक जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कैसे पहुँचाई जा सके। मैं आपको जिस तरह से बता रहा था, मेरे पीछे जो आप ये देख रही हैं, ये पैसेंजर्स नहीं है, ये वो तमाम वॉलंटियर्स हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो मेडिकल टीम के लोग हैं, जो उन भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर पहुँचना चाहते हैं। इनके लिए स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है, स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन तेजी से चलाया जा सके, क्योंकि अगर एक जिंदगी भी बचाई जा सकती है तो उसे बचाए जाने की तमाम कोशिशें होनी चाहिए। यही प्रयास इस समय यहाँ पर भी हो रहा है यहाँ पर, और तमाम जो एजेंसीज हैं वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं। इसके अलावा जो भारतीय टीम है वो अडाना में पहुंच चुकी है, भारतीय एनडीआरएफ की टीम है। इसके अलावा जो 90 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों की जो एक जो मोबाइल हॉस्पिटल की टीम है, भारतीय सेना की टीम है, वो भी यहाँ पर के लिए रवाना हुई है, वो भी यहाँ पहुँच रही है। और तुर्की की जो सरकार है वो अलग अलग जगह पर उन टीमों को 84 देशों की जो रिलीफ रेस्क्यू टीम्स पहुंच रही हैं उन्हें डिप्लॉय किया जा रहा है। और आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार फिर कि किस तरीके से यहाँ पर ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, कई टीमों में कई बैचेस के अंदर ये तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पर आते हैं, इनको अलग अलग जगह डिस्पैच किया जाता है, लोकेशन के हिसाब से इन्हें डिस्पैच किया जाता है। और ये तो स्थिति है फिलहाल यहाँ पर केवल एयरपोर्ट की, लेकिन जो जानकारी हमें मिल पा रही है, स्थानीय सूत्रों से मिल पा रही है, भारतीय टीमें भी वहाँ पर रवाना हो चुकी हैं, डिप्लॉय हो चुकी हैं। और इसके साथ ही जो तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं उन्हें उस समय पर ऐसी जगहों पर पहुंचाना जो वहाँ पर मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एयरपोर्ट इस समय काम नहीं कर रहे हैं। गाजियांतेप जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है, वहाँ का एयरपोर्ट 2 दिन से कनेक्टिविटी से बाहर है, बाहर मौसम बहुत ख़राब है और इसके कारण रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर खासी मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मानवीय जो ताकत है उसकी परीक्षा एक तरीके से होती है। इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं के अंदर तुर्की की ये समस्या साझी है और दुनिया के तमाम देशों ने, भारत समेत 84 देशों ने जिस तरीके से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये कोशिश होगी कि मनुष्य जो है वो अपनी ताकत के साथ प्रकृति की प्रणय। और इसीलिए एक तस्वीर बड़ी जिसे कहे दुख भी होगा आपको, लेकिन खुशी भी होगी साथ ही साथ। एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, जिंदगी को बचाया गया है। देखिए और ये जो बच्ची इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है कि इसके परिवार का कोई भी नहीं बचा है। ये बच्ची इकलौती है और ये इस समय अस्पताल में है। विचलित कर सकती है ये तस्वीरें आपको। इस समय मैं कितने भी शब्दों का सहारा लूं, लेकिन तुर्की में जो बीत रहा है लोगों के ऊपर, उस दर्द को, उस दुख को बयान नहीं किया जा सकता है। और ये दुख पूरी दुनिया का साझा दुख है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के सामने इसी तरीके की मजबूरी हर देश को देखने को मिलती है। हालांकि मदद और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधर्मी और ठग कहा है। इस पर योगी ने पलटवार किया है। योगी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा सनातन धर्म का अपमान करती रही है। राहुल की पार्टी कांग्रेस तो भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व पर भी सवाल उठाती रही है। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सनातन धर्म का अपमान करते रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।